प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। नमस्कार, अर्पा रेडियो पर मैं हूँ मीनू सिंह। ये तो आप सभी जानते हैं कि हृदय यानी दिल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। जब तक दिल धड़कता है, शरीर चलता है। और ऐसे ही रेडियो की धड़कनें हैं श्रोता, जो विभिन्न जगहों पर फैले हैं। अलग अलग जगहों के इन्हीं श्रोता साथियों के बारे में जानने के लिए अर्पा रेडियो ने सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम के जरिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। और आज के इस कार्यक्रम में सप्ताह के श्रोता हैं राजेश बंजारे। नमस्कार राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपको नमस्कार और अर्पा रेडियो के समस्त श्रोता मित्र को, अर्पा टीम को राजेश कुमार बंजारे का प्यार भरा नमस्कार, सादर अभिवादन। और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए अर्पा रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम। धन्यवाद आपका भी, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले राजेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है, क्या क्या करते हैं। जी मैडम, मेरे गांव का नाम है मोह भट्टा। ये जिला बलौदाबाजार भाटापारा के सिंगा तहसील में स्थित है और हथबंद से 8 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है और भाटापारा रेलवे स्टेशन से ये 17 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है मैडम। आपके परिवार में कौन कौन है, आप क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ मैडम। हाँ। और मेरे परिवार में माँ बाबूजी हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, फिर भी खेती किसानी काम करते हैं। और बड़े भैया हैं, भाभी जी हैं, एक प्यारा सा भतीजा है, छोटा भाई है, भाई बहू है। और मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। गुड़िया इस साल कक्षा 3वीं में जाएगी और मेरा छोटा बाबू इस साल 2री पढ़ेगा। और प्यारी सी नखरे वाली मेरी घरवाली है जो गृहिणी है, खाना बहुत बढ़िया बनाती है पर सब्जी मुझसे कटवाती है। क्या और कहती है कि सब्जी उसने बनाई है तो स्वादिष्ट है। तो मैं कहता हूँ कि सब्जी मैं रेडियो सुनते सुनते काटा हूँ तो गीतों का जो आनंद है वो सब्जी में भर गया है, इसलिए स्वादिष्ट है। देखिए, शिक्षकों से पार पाना तो मुश्किल है, बेचारी श्रीमती जी क्या कर सकती हैं इसमें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके परिवार के बारे में जानकारी लेकर। और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते सुनते सब्जियां काटते हैं, इसलिए उसमें गीतों का, संगीत का स्वाद भर जाता है। तो रेडियो से कब हैं आप? रेडियो से मैडम मैं वैसे बचपन से रेडियो सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं 1999 में जब मैं कॉलेज जाने लगा तो उस समय मेरे रेडियो श्रोता जीवन की शुरुआत हुई। तभी से मैं रेडियो का नियमित श्रोता बना, पत्र आदि लिखने लगा, सवाल जवाब, प्रश्न मंच आदि कार्यक्रम में चिट्ठी पत्री भेजने लगा। और जी बचपन से मैं रेडियो सुन रहा हूँ। तो बचपन में जब मैं 4वीं 5वीं पढ़ता था उस समय मैं घर में जब रेडियो था तो रेडियो में तोड़ फोड़ देता था सुनते सुनते। तो उसके बाद जब मैं 8वीं पढ़ा तब घर में फिर रेडियो आया, रेडियो फिर बिगड़ा, फिर रेडियो बंद। और जब 10वीं पढ़ा तब घर में फिर रेडियो आया, फिर रेडियो बंद, तो सुनना बंद। उसके बाद जब मैं 12वीं पास हुआ तब मेरे बड़े भैया ने 1999 में मुझे एक बड़ा सा रेडियो गिफ्ट किया कि मेरे 12वीं में अच्छे अंक आए हैं। तभी से रेडियो श्रोता जीवन की बढ़िया से शुरुआत हुई और मैं रेडियो कार्यक्रम में भाग भी लेने लगा। अच्छा, कौन कौन से रेडियो कार्यक्रमों में आपने भाग लिया? रेडियो कार्यक्रम में ज्यादा करके जो छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम आता है आकाशवाणी रायपुर में, आदि है और छत्तीसगढ़ी जो वार्ता है, संस्कृति के महत्व में बहुत सारी वार्ताएं आती है। कम से कम अभी तक मैं 25 वार्ता दे चुका हूँ आकाशवाणी रायपुर के युवानी कार्यक्रम में। ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अर्पा वेब रेडियो। राजेश जी, आपने कहा कि आप शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और विद्यार्थियों का क्या रिस्पांस रहा, विशेष रूप से इस कोरोना काल में, क्योंकि स्कूल तो खुले नहीं थे, जाहिर है सब ऑनलाइन हो रहा था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? अभी कोरोना काल में पढ़ाई के संबंध खासकर बहुत ज्यादा समस्या थी। जैसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में जुड़ नहीं पाते थे। किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल है तो उसमें चार्ज नहीं है, गांव में टावर नहीं है, तो मुश्किल से 2-4 बच्चे, 1-2 बच्चे ही जुड़ पाते थे। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे कोर्स हम पढ़ा भी नहीं पाए, पढ़ाते थे तो बच्चे जुड़ भी नहीं पाए। तो ये सारी समस्या कोरोना काल में हुई।
तो ये जैसे जो बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पाते थे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते थे वो पर्सनली फोन लगा के पूछते थे, सर ये जो प्रश्न है कहाँ मिलेगा, अच्छा। है ना। तो बच्चों को उसका फोटो खींच के पेज हाँ। नंबर बता के बच्चों से अध्ययन कराते थे। अच्छा। जी मैडम। तो इस पूरे कोरोना काल में आपका जो काम है कहना चाहिए वो बहुत ज्यादा बढ़ गया अलग अलग तरीकों से, है ना? हाँ, अभी कोरोना काल में टीकाकरण में भी ड्यूटी लगी है। अच्छा। तो घर घर जाते हैं, पंजीयन करने के लिए, टीका लगवाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये भी अच्छा। काम डर डर के करना पड़ता है। जी मैडम। तो वैक्सीनेशन में जो आपकी ड्यूटी लगी है और आप बता रहे हैं कि पंजीयन कराने के लिए आप जाते हैं, वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, आपके गांव में ये पूरा कोरोना का क्या हाल रहा और किस तरह का रिस्पांस आपके गांव में रहा? सबसे पहले तो जब गांव में कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो अभी जो दूसरी लहर आई थी, पहली लहर तो हमारा गांव बहुत दूर रहा, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो गांव में 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना से। गांव पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया था। गांव के लोग डरे सहमे थे और टीका आदि से अभी तक दूरी बना के ही रखे हैं। फिर भी मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वो अलग क्षेत्र हो जाता है गाँव से हट करके, तो मैं वहाँ के लोगों को प्रेरित करता हूँ और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करता हूँ कि हमको यदि तीसरी लहर से बचना है तो टीका अवश्य लगाना है बच्चों को, ताकि कोरोना ना हो करके। बहुत ही अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं आप। और इस कोरोना काल में फ्रंट लाइन वर्कर कहना चाहिए आप लोग हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे से समझा रहे होंगे और लोग समझेंगे कि टीका ही है वो बचाव का कारण है। पानी अनमोल है, हम इसे बर्बाद करते हैं, व्यर्थ बहाते हैं, प्रदूषित करते हैं। आखिर कब तक? इसे पानी की तरह मत बहाइए, पानी को पैसे की तरह बचाइए। थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप बहुत सारी वार्ताओं के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने दी हैं उस पे रेडियो पर, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ऊपर आपने बहुत सारी वार्ताएं दी हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ऊपर आप प्रकाश डालें, ताकि वो श्रोता जो देश के दूसरे हिस्से में रहते हैं या विदेश में रहते हैं वो भी हमारी संस्कृति की समझ से समृद्ध हो सकें। जी जी। तो मैडम ऐसा है, जब मैं रेडियो सुनता था ना, तो उसमें जो जो कार्यक्रम आते थे, जैसे आज मेरी बारी है, तो मैं उसको सुन के सोचता था कि आज मेरी बारी है, कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा, मैं भी ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता था। जब मैं कविता सुनता था तो मुझे लगता था कि मैं भी कविता प्रस्तुत कर सकता हूँ, मैं भी कविता प्रस्तुत करूंगा सर्जना कार्यक्रम में। और जब वार्ता सुनता था तो मुझे भी लगता था कि मैं भी इस तरह की वार्ता प्रस्तुत कर सकता हूँ, मैं भी प्रस्तुत करूंगा। ऐसे मैं सोचते गया और रेडियो श्रोताओं से भी जुड़ना चाहता था, रेडियो से जुड़ना चाहता था। मैं रेडियो से श्रोताओं से जुड़ने के लिए 2 बात कहना चाहूंगा कि खूबसूरत दुनिया के खूबसूरत नजारे हो गए, हमारे सभी श्रोता मित्र बहार और राजेश कुमार इन बहारों को ढूंढते बंजारे हो गए। तो बस श्रोता साथियों से जुड़ने के लिए ही मैं कोई न कोई बहाना ढूंढते रहता था। कभी कविता लिखता था, कभी वार्ता लिखता था, रेडियो के बारे में करता था। तो मैं छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ऊपर मुझे बहुत सारा कार्यक्रम मिला। जब मेरी पहली वार्ता वहाँ प्रसारित हुई, मुझे कविता प्रसारण करने का मौका ही नहीं मिला और कार्यक्रमों की बहुत सारी झड़ी लग गई। और 25 से 30 जो संस्कृति पर वार्ता प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत सारी वार्ता छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ऊपर, जैसे गोदना परंपरा है, सुवा नृत्य के बारे में है, कर्मा नृत्य के बारे में है, और आदिवासी संस्कृति के बारे में है, और पंथी नृत्य के मैं खैर नहीं दिया हूँ, लेकिन पंथी नृत्य के बारे में वार्ता लिखूंगा भी। और साथ ही साथ जो रावत नृत्य है, मितानी परंपरा है, ऐसे बहुत सारे संस्कृति के ऊपर मैंने वार्ता लिखी है। मैं बताना चाहूंगा कि जो ददरिया है हमारा छत्तीसगढ़ का बहुत श्रम प्रधान, श्रृंगारिक और हंसी ठिठोली सवाल जवाब के तर्ज में गाया जाने वाला गीत है। और कर्मा नृत्य गीत है वो हमारी संस्कृति पर आधारित है, संस्कृति और प्रकृति पर आधारित गीत है, जिसके अनेक रूप होते हैं। और दिवाली के समय में जो गीत गाया जाता है मैडम, सुवा गीत नृत्य, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो नारी है और सुआ जो तोता है, दोनों के जीवन में समानता होती है। कि नारी जो है घर की 4 दीवारी में कैद है और तोता जो है पिंजरे में कैद है। तो इस तरह नारी अपने दर्द का बखान संदेश तोते को कहती है, संदेश देती है और ताली बजा करके नाचती है, तरी हरी नाना करके। तो ये बहुत अद्भुत नृत्य है, मन मोह लेता है जी। और इसी प्रकार से रावत नृत्य एक वीरता का प्रतीक है, जिसमें दोहा पार के लाठी उछाल के गीत गाजे बाजे के साथ नाचे जाते हैं मैडम। और इसी समय दिवाली के समय गौरा गौरी का उत्सव भी मनाया जाता है। गौरा गौरी विवाह के अवसर पर गीत गाए जाते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन होता है। और जो घासीदास जयंती के अवसर पर जो पंथी नृत्य किया जाता है वो भी अद्भुत होता है। इस पंथी नृत्य को विश्व
विश्व का सबसे तेज नृत्य होने का गौरव प्राप्त है। इसी प्रकार से आदिवासी संस्कृति में बस्तर की जो संस्कृति है उसमें बस्तर का दशहरा है, कटसार नृत्य है, सरहुल, सैला, ये सब आदिवासी नृत्य है, बहुत अद्भुत है ये भी जी। और भोजली अपने आप में एक अनूठा पर्व होता है। लोग घरों में अपने भोजली, जवारा आदि होते हैं और मितानी परंपरा में इसका उपयोग करते हैं। जवारा को कान में लगा करके खोज के हैं, गंगा जल पी करके मितानी करते हैं और जो जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद है उसको खिला करके मितानी परंपरा का निर्वहन करते हैं। जैसे परिवार के सदस्य होते हैं बिल्कुल उस तरह से उसको माना जाता है और ये हमारे छत्तीसगढ़ की एक अद्भुत परंपरा है। बहुत सारी ऐसी परंपरा है जो हमें हमारे छत्तीसगढ़ को देश दुनिया से अलग करती है, अलग पहचान बनाती है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में, छत्तीसगढ़ की परंपराओं के बारे में आपने दी। हमें उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता है इस वार्ता को या हमारी बातचीत को सुन रहे होंगे वो भी हमारी संस्कृति की समझ से समृद्ध हो रहे होंगे। इसी के साथ मैडम मैं और बताना चाहूंगा कि हरेली के मौके पर जो हमारा पारंपरिक त्योहार है उस पर गेड़ी नृत्य किया जाता है। गेड़ी चढ़ के लोग खेलते हैं, पशुधन को लोई खिलाते हैं, तीजा पोरा में बैल की पूजा करते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं और बेटियों को मायके लाया जाता है। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा समृद्ध परंपरा छत्तीसगढ़ की। और तीजा और पोला जैसे वो हमारे विशेष त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ के हैं जिसमें बेटियां अपने मायके आती हैं और बड़े सम्मान के साथ भाई लेने जाते हैं। खासकर नारी प्रधान त्योहार है। जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और निश्चित रूप से सभी लोगों को एकदम जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं उनकी तो नजरों के सामने से वो नृत्य और वो समय निकल रहा होगा और मुझे भी बिल्कुल सारी चीजें याद आ रही हैं एक के बाद एक। आगे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी निश्चित रूप से समृद्ध हुए हैं। कोरोना ले बचाव बर सामाजिक दूरी रखना जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता और 2 गज के शारीरिक दूरी एला बनाए रखना है जी। हाथ ला बार बार धोना है और सफाई के पूरा ध्यान रखना है। आँखी कान मन ला ना बार बार छुए के जो आदत है ना ओला बदलना है और ओला छूना नहीं है जी। और आपका अगर ये आदत है बार बार छुए के ना तो ये आदत ला बदल डाला भाई, तुरंत बदल डाला। छींकत समय और खांसत समय अपन मुंह कान और आँखी जिन है ना ओला बराबर भैया जिन है रुमाल या फिर जिन टिश्यू पेपर या मास्क के थे ना हाँ ओखर ले ढक ले हवा भैया। उपयोग करे हुए जिन मास्क है ओला तुरंत जिन हवे ना ओला बंद डब्बा में कोनो में सुरक्षित फेंक देवा भाई। हाँ अपन जिन इम्यून सिस्टम मतलब जिन शारीरिक मजबूती है ना ओला बनाए बर भाई हमेशा पौष्टिक आहार और योग ला अपन दिनचर्या में जरूर शामिल करो संगवारी होवा। और दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध के जिन है ना ओखर सेवन जरूर करिया। गुनगुना पानी पिए के आदत बना डालो संगवारी हुआ। अपन जिन शारीरिक तापमान है और जिन सांस ले के जिन लक्षण हवे ना ओखर नियमित रूप से ना जांच जरूर करत रही है संगवारी हुआ। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। तो राजेश जी अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि अरपा रेडियो से आप कब से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं? जी मैडम जी मैं अरपा रेडियो से करीब साल भर हो गया इससे जुड़ा हुआ और अरपा रेडियो के जो कार्यक्रम मैं सुनता हूँ उसके ऊपर जो कार्यक्रम है मैंने करीब कविता लिखी है, मैं सुनाना चाहूंगा जिसमें कार्यक्रम का भी उल्लेख है। जी जी जरूर सुनाइए। जी जी कैसा है, पहले तो मैं अरपा रेडियो की तारीफ में 4 लाइन कहना चाहूंगा, उसके जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताऊंगा कि नदियों में एक नदी अरपा, रेडियो में एक रेडियो अरपा, नदियों में एक नदी अरपा, रेडियो में एक रेडियो अरपा, जिसने भी रखा है ये नाम, जिसने भी रखा है ये नाम है बहुत प्यारा। एक में बहती जलधारा, एक में बहती जलधारा तो दूसरे में बहती सुरधारा। अरपा नदी के जल जब किनारों से टकराते हैं तो हम उसे छू लेते हैं। अरपा नदी के जल जब किनारों से टकराते हैं तो हम उसे छू लेते हैं। और अरपा रेडियो के कार्यक्रम जब कानों से टकराते हैं, और अरपा रेडियो के कार्यक्रम जब कानों से टकराते हैं तो वो हमारे हृदय रूपी साहिल को छू लेते हैं, साहिल को छू लेते हैं। क्या बात है, आपकी कविता हमारे एकदम मन में उतर गई है, हमारे हृदय के साहिल को छू गई है। अरपा रेडियो के जो कार्यक्रम है उनके ऊपर तुकबंदी मैं लिखा 7-8 कार्यक्रम के बारे में तो सुनाना चाहूंगा। जी जरूर। कि मन मोह लेता है और दिलों को लेते हैं जीत,
कार्यक्रम है वो कुछ बातें कुछ गीत, पुराने छत्तीसगढ़ी गीत अरपा रेडियो में भरते नए रंग। कार्यक्रम है अनीस के संग तान मन के पसंद, फिल्मी बातें फिल्मी गीत और जानकारी से भरपूर। कार्यक्रम है फिल्मी चक्कर और सुनो सुने सुर। छत्तीसगढ़ के जो मान बढ़ाए ऐसे कलाकार आते एक एक से बढ़ के। कार्यक्रम है रंग चित्ती छत्तीसगढ़ के, इतना मजा आता है ये पूछो हमसे। कार्यक्रम है वो श्रोता की कलम से, श्रोताओं की रुचि उनकी रेडियो यात्रा से लगवाते गोता। कार्यक्रम है वो सप्ताह के श्रोता, राग आधारित क्रम। जब अरपा रेडियो से शास्त्रीय राग मिलता है तो हम श्रोताओं के मन भंवरे को फूलों का पराग मिलता है और अंदाजा नहीं लगाया जा सकता श्रोताओं की खुशियों की माप की, और अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है श्रोताओं की खुशियों की माप की। कार्यक्रम है वो शीर्षक अरपा का पसंद आपकी। जी मैडम। जी, बहुत ही अच्छी आपने तुकबंदी की है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सारे कार्यक्रमों को एक कविता के रूप में समेट चुके हैं। राजेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि श्रोता जो होता है और एक वार्ताकार हो, तो जब वो रेडियो स्टेशन पर जाता है या किसी भी जगह पे जाता है या कोई इंटरव्यू देता है या वार्ता देता है, तो कोई ना कोई एक ऐसा पल जीवन में आता है जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। आपके जीवन में भी ऐसा कोई पल है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, रेडियो स्टेशन गया उसकी तो एक अलग ही याद है, अलग ही खुशी है। वहाँ के अधिकारियों से मिलना, पहली बार मैं जो झिझक रहते हैं डरते डरते मैं आकाशवाणी रायपुर गया था, तो अलग ही याद है। लेकिन मैं यहाँ पर एक रेडियो का जो दीवानापन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिस दिन कितने ऐसे रेडियो होता है जो रेडियो को कितने दिनों जानते चाहते हैं, इसके बारे में घटना का उल्लेख करना मैं यहाँ पे जरूरी समझता हूँ। जिस घटना ने मेरे श्रोता जीवन को, मेरा जो रेडियो का मैं अपने आप को बहुत बड़ा दीवाना समझता था, वो दीवानापन उस घटना के सामने कुछ नहीं है। मैं कुछ बताना चाहूंगा, 2-3 घटना है मेरे जीवन की जिससे मैं रूबरू हुआ हूँ। ऐसा कि एक बार क्या है, मैं भाटापारा कॉलेज से अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में एक जो बुजुर्ग दंपत्ति है वो कुछ फोटो बेच रहे थे और प्लास्टिक के सामान बेच रहे थे। तो मैं वहीं से गुजर रहा था, तो मैं उसको वहीं आसपास एक छत्तीसगढ़ी गीत मेरे कानों में सुनाई पड़ा, तो मैं समझ गया कि ये जो गीत बज रहे हैं वो इसी के आसपास से आ रहा है करके। और मैं फोटो लेते लेते उस गीत को सुन रहा था, तो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि ये गीत तो वैसे रेडियो से बज रहा है, लेकिन रेडियो है कहाँ, रेडियो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैं उन लोगों से पूछा कि ये गीत बज रहा है, कहाँ से बज रहा है, रेडियो आप लोग रखे हैं क्या, कहाँ है रेडियो करके। तो वो बुजुर्ग महिला कहती कि हाँ रेडियो हम ही लोग रखे हैं। मैं पूछा रेडियो कहाँ है करके, तो उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि रेडियो यहाँ है, ये देखिए करके। तो उसने क्या दिखाया कि अपनी गोदी में वो एक प्यारा सा रेडियो रखी थी जिसको एक सुंदर कपड़े से ढक के रखी थी। तो वो कपड़ा हटाती है और वो रेडियो मुझे दिखाती है। तो मैं उनसे सवाल किया कि भाई आप लोग रेडियो को अपने अगल बगल रख करके क्यों नहीं सुनते हैं, गोदी में रख के छिपाने से क्या मतलब है, ऐसा मैं सवाल किया। तो उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब को सुन के मैं हतप्रभ रह गया मैडम। उस महिला ने मुझे बताया कि हमारा कोई औलाद नहीं है, हमारा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम रेडियो को अपना बच्चा समझते हैं और गोदी में ऐसी झुलाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये एक मुझे मेरा दिल दहला देने वाली घटना थी मैडम। बहुत मैं रुआसा हो गया था। घर पहुँचते साइकिल से मैं रोते हुए आंसू दबदबाए हुए उस घटना करके जा रहा था। तो ये मेरे जीवन की एक रेडियो संबंधी बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। सच में ये तो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि रेडियो से लोग किस तरह से जुड़े होते हैं, अपने बच्चे की तरह वो रेडियो से जुड़े होते हैं, उसकी आवाजें सुनकर, उसकी बातें सुनकर, उसके लोगों से एकदम घर सा रिश्ता बना लेते हैं। तो ये सच में हमारी भी आंखें डबडबा आई हैं, मन भर आया है। ऐसे श्रोताओं की वजह से रेडियो जिंदा है और हम आभार मानते हैं आप सभी का। और आपने इतनी जो बड़ी बात कही श्रोताओं के लगाव की, ये सच में अविस्मरणीय पल है हमारे लिए भी, सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी। सुन वो मंटोरा के दाई, जांच कराए माँ सबके भलाई। सुघर गांव के यही पहचान, कुष्ठ मुक्त रहे हर इंसान। कोनो कहे राम राम, कोनो कहे सलाम, कुष्ठ के इलाज कराए माँ गाँव बनाबो महान। सुघर जिंदगी के आधार, कुष्ठ मुक्त रहे हर परिवार। जनहित में प्रसारित अरपा रेडियो से आप सुन रहे हैं
सप्ताह के श्रोता में राजेश बंजारे जी से बातचीत। हाँ और मैडम। राजेश जी, चलते चलते अंत में हम जानना चाहेंगे कि आप कुछ और कहना चाहते हैं क्या हमारे कार्यक्रम के जरिए जी। हमारे श्रोताओं को और बाकी लोगों को? हाँ मैडम, मैं अपने गांव के बारे में बताना चाहूँगा। जी और ऐसे कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के बारे में बहुत जल्दी जल्दी मैं शॉर्टकट में बोलूंगा। जी कुछ कुछ बातें ऐसे, जैसे अपने गांव के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा गांव जो है 5-6 हजार की आबादी वाला एक बड़ा सा गांव है। यहाँ 5-6 छोटे बड़े तालाब है, स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ की मिट्टी मुझे सोनी सोनी चंदन की खुशबू वाली लगती है। यहाँ के उड़ते धूल गुलाल से लगते हैं। यहाँ का पानी अमृत से लगता है। सीधे साधे इंसान है। शहरीपना जब यहाँ प्रवेश करने की कोशिश करता है तो मैं कहता हूँ कि ठंडी हवा, पीपल का छांव रहने दो, मेरे गांव को गांव रहने दो। और आपको यत्र तत्र बच्चे जो हमारे पारंपरिक खेल है, गिल्ली डंडा, भौरा बाटी, कबड्डी, खो खो आदि खेलते मिल जाएंगे। और मैं कुछ कविता और कहना चाहूंगा, यदि आप अनुमति दे तो। जी, कि अभी जो मानसून आने वाला है उस संबंध में मैंने एक कविता छोटी सी लिखी है कि खेतों में चले हल और गलियों में छई छपा करे नन्हे नन्हे पाँव। खेतों में चले हल और गलियों में छई छपा करे नन्हे नन्हे पाँव। ओ बरखा रानी काली घटा पे पंख लगाकर आओ मेरे गाँव, आओ मेरे गाँव। और कहना चाहूंगा कि हौसला रख तूफानों से टकराने का, यही वक्त है खुद को आजमाने का। हौसला रख तूफानों से टकराने का, यही वक्त है खुद को आजमाने का। और जीना तुझे भी आ जाएगा, जीना तुझे भी आ जाएगा, अगर आदत हो गम में भी मुस्कुराने की। जी, बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी और अपने गांव आने का निमंत्रण दिया बरखा रानी को। और हमें निमंत्रण नहीं देंगे अपने गांव आने के लिए? बिल्कुल स्वागत है मैडम। कहाँ घुमाने ले जाएंगे तो ये बताइए, क्या है आसपास आपके वहाँ पर? हाँ, गांव के आसपास मेरे घर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मणा धाम कर एक बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है। जंगल के बीच में स्थित है। अभी जंगल खैर कम हो गए हैं, लेकिन बहुत वहाँ का सुहाना मौसम रहता है और प्राकृतिक दृश्य है, पेड़ पौधे का। और तो एक बात याद आती है मुझे। ऐसा कहा जाता है कि जो लक्ष्मणा धाम मंदिर है उसमें ये बात कही जाती है उसके लिए कि आपका कोई भी चीज यदि खो जाता है और यदि आप माँ से जाकर के प्रार्थना करते हैं लक्ष्मणा देवी से, तो वो वस्तु आपको बिल्कुल मिल जाता है। और ऐसा मैं अपने साथ घटना एक देख चुका हूँ। अभी 5-6 महीना पहले मेरा स्कूल का बहुत सारा डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र जब मैं झोंक करके अपने घर जा रहा था तो वो कहीं रास्ते में गिर गया था। अभी 5-6 महीने पहले घटना है। तो मैं जब घर देखा तो मेरे होश गायब, अरे इतने बड़े महत्वपूर्ण पूरे डॉक्यूमेंट मेरे से कैसे गिर गए। मैं एकदम बहुत परेशान हो गया मैडम, और सीधा गाड़ी स्टार्ट किया और मैं लक्ष्मण धाम पहुंच गया। लक्ष्मणा माँ का मंदिर के मैं 9 चक्कर लगाया रोते रोते कि माँ बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, कैसे भी करके गिरा दीजिए कहते। और चमत्कार देखिए, 3-4 दिन के बाद किसी का फोन आता है कि आपका सामान मिला है मुझे करके, और मैं बहुत खुश हुआ। लक्ष्मणा माता का बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो मैं आपको वहीं घुमाने ले जाऊंगा, हमारे घर से बहुत नजदीक में वो धाम है। जी मैडम। जी, और हम भी जरूर आएंगे और हमारे और भी साथी जो हैं वो भी जरूर आएंगे, क्योंकि एक जिंदगी जो कोरोना के पहले की थी वो अभी गुम गई है। हम सभी प्रार्थना करेंगे कि वो जिंदगी हमको वापस मिले। माँ से प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, ये प्रार्थना करने जरूर आएंगे। और आपका विश्वास, हमारा विश्वास ऐसे ही बना रहे ईश्वर पर, एक दूसरे पर। तो राजेश जी, आपने इतना वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं हमारे जो श्रोता साथी हैं उन्हें भी हमारी ये बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब हमको दीजिए विदा। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ थे ग्राम मोहभट्टा बलौदा बाजार के राजेश कुमार बंजारे, जिनसे बातचीत की मीनू सिंह ने। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।